हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों का वेलकम करता हूं आज की वीडियो में। तो देखिए, हमारी आज की वीडियो लेक्चर सेकंड है लॉस स्प्रिंग चैप्टर का, जो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। राइटर बताती है, हम लोग चप्पल्स का डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था इस स्टोरी को लेकर के कि इस स्टोरी में जगह जगह पर हिंदी में वर्ड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी स्टोरी। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। राइटर बोलती हैं कि उनको एक कहानी याद है। उडीपी से आए हुए एक बंदे ने उनको एक रोज़ एक कहानी बताई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. तो जब वो छोटा बच्चा था, वो जो उडीपी से आया बंदा था, उसने राइटर को कहानी सुनाई। और वो कहानी क्या थी? देखिए, हम सबको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था कि राइटर ने अक्रॉस द कंट्री ट्रैवल किया काफ़ी, बच्चों के ऊपर रिसर्च करते हुए, और हमारी इंडिया की कैसी हालत है, उन गरीब लोगों के लिए हम कितना काम करते हैं या गवर्नमेंट कितना वर्क करती है, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी। और वही रिसर्च का जो जब वो कर रही थी, तो वो अलग अलग जगह पर उन्होंने विजिट किया और उसी जगह पर पहुंची जहाँ जहाँ पर वो कॉमन बोल सकते हैं हॉटस्पॉट थे, जहाँ पर हम लोग ये गरीब लोग हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे उनकी मुलाकात काफ़ी लोगों से हुई। सो उसी बीच में उनकी मुलाकात एक बंदे से हुई जो यूडीपी से आया हुआ था। तो उसने बताया, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था और उसका स्कूल मंदिर के बगल में था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, और वहाँ पर उस लड़के के फादर प्रीस्ट थे उस टेम्पल में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो बच्चा टेम्पल पर रुक जाता था स्कूल जाते हुए और प्रार्थना करता था गॉडेस से कि मुझे शूज़ चाहिए। उन दिनों पंडित जी जो थे, उनका जो बेटा था, प्रीस्ट का जो बेटा था, उसके पास शूज़ नहीं थे, वो इतने रिच नहीं थे। सो वो वहाँ पर खड़े होकर के गॉडेस से प्रार्थना करता है कि मुझे शूज़ चाहिए। 30 years लेटर, अब उस चीज़ को 30 साल बीत गए। आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। तो राइटर का चांस लगा उडीपी जाने का, तो वो उसी जगह पर गई जहाँ से वो बंदा था। उन्होंने वहाँ पर जाकर के उस टेम्पल का चक्कर लगाया, वो टेम्पल उन्होंने विजिट किया और उस स्कूल को भी, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। डेजोलेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़ बर्बाद हो जाना। सो अब उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे जो मंदिर था उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। समय के साथ वो बिल्कुल डेसोल्यूट हो चुका था, वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। इन द बैकयार्ड, वहीं वहाँ मंदिर में पीछे, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब वहाँ पर एक नए प्रीस्ट रहते थे। भाई वो तो कहानी 30 साल पहले की थी। सो अब वहाँ पर एक नया प्रीस्ट आ चुका है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर रखी हुई है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का है वहाँ जो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहना है, प्रोबेबली स्कूल की यूनिफॉर्म होगी उसकी। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो सॉक्स भी पहना हुआ है और शूज़ पहने हुआ है। अराइव्ड पेंटिंग, वो बच्चा आया, पेंटिंग मीन्स आउट ऑफ ब्रेथ, हाफना। वो बच्चा आया, स्कूल से आया है हाफता हुआ। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और ले जा करके उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया फोल्डिंग पर। लुकिंग एट द बॉय, जब राइटर ने उस छोटे से बच्चे की तरफ देखा, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। सो उसी टाइम पर मुझे याद आई उस उडीपी वाले बंदे की, जो भी कुछ टाइम पहले उनको मिला था। उसने क्या बताया था कि जब 30 साल पहले वो छोटा बच्चा था तो उसने भगवान से प्रार्थना करी थी। क्या प्रार्थना करी थी? कि उसको शूज़ चाहिए, और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली थी। और जब भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली तो उसने वहाँ मंदिर के बाहर फिर से खड़े होकर के प्रार्थना करी कि मैं इन शूज़ को कभी नहीं खोऊं, प्लीज़ गॉडेस आप मेरे ऊपर इतनी अपनी ब्लेसिंग्स रखना। और इस बात को 30 साल हो गए। और आज जब उन्होंने उस छोटे से बच्चे को देखा, वो भी प्रीस्ट का ही बच्चा था,
उस लड़के को देखा तो उसके पैरों में शूज थे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और इससे बस एक ही बात पता चलती कि भगवान ने उसकी प्रेयर पूरी कर दी। यंग बॉयज लाइक द सन्स ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज, और हम देख सकते हैं जनरली अपनी इस इंडियन सोसाइटी में जितनी प्रीस्ट के बोल सकते हैं सन्स या डॉटर्स हैं, वो इस तरह से ही शूज पहनते हैं। दे आर रिच, दे आर नॉट पुअर एनी मोर, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेरे उस पड़ोस में रहने वाले उन रैग पिकर्स की, लाइक साहिब आलम या उसकी जो बेयरफुट आर्मी, उसकी हम बात करें तो वो चाहे कितनी भी भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान उनकी नहीं सुनने वाले। तो देखिए राइटर इससे क्या बताना चाहती है। राइटर यही समझा रही है कि भगवान भी अक्सर इनडिफरेंट पैदा कर देते हैं हमारी सोसाइटी में, काफ़ी इंडिफरेंस हो जाता है। और इस वजह से जब भगवान उस इंडिफरेंस को करने में नहीं चूक रहे तो हम इंसान कैसे चूक सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रीस्ट के हम बोल सकते हैं जो सन्स एंड डॉटर्स हैं उनके पास शूज़ हैं, लेकिन रैग पिकर्स लाइक साहिब आलम ये हमेशा ऐसे ही बिना शूलेस ही रहते हैं। देखिए, माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। एक्विंटेंस मीन्स रिलेशन। अब मेरा रिलेशन जो था इन बेयरफुट रैग पिकर्स से वो मुझे सीमापुरी ले गया। सीमापुरी में ही वो लोग रहते थे अपने टेंट्स वगैरह लगा करके। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। पेरीफेरी मीन्स ऑन द एज ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। बोल सकते हैं कि सीमापुरी दिल्ली के किनारे पर है, लेकिन रियलिटी में नहीं, दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में वो सब स्क्वेटर्स हैं, वो सब बंजारे हैं, ऐसे नोमैडिक लोग हैं जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखिएगा 1971 में या 1970s के टाइम पर वहाँ पर वाकई में एक ऐसी रियलिटी में एक फ्लड और स्टॉर्म्स आए थे जिससे काफ़ी बांग्लादेशी लोग जो थे वो इंडिया में माइग्रेट करके आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब की फैमिली उनमें से एक ही है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। उस टाइम पर जब वो लोग 1971 में आए थे यहाँ पर, सीमापुरी तब एक विल्डरनेस थी। विल्डरनेस मीन्स ऐसे बंजर पड़ी ज़मीन थी। इट स्टिल इज, वो आज भी वैसी ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन सीमापुरी आज खाली नहीं है जैसे 1970 के दशक में थी। Now, in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 ragpickers. So in structures of mud, अगर आज हम सीमापुरी में देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? हमें वहाँ मिट्टी से बने हुए घर देखने को मिलते हैं, कच्चा हाउसेस विद रूफ्स ऑफ टिन, उसके ऊपर ऐसे टिन की रूफ लगी हुई है, एंड टारपोलिन, और टारपोलिन ऐसे एक ग्रीन कलर की शीट होती है, वो ऐसे टारपोलिन वहाँ पर शीट लगी हुई है ऊपर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ना तो वहाँ पर कोई सीवेज का सिस्टम है, ना ही वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, और रनिंग वाटर, ना ही इन लोगों के पास कंटिन्यूस रनिंग वाटर है। कंटिन्यूस रनिंग वाटर नहीं है इनके पास। तो देखिए ये लोग इसी तरह की विल्डरनेस में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं पूरी। लिव 10,000 रैगपिकर्स, और ऐसी जगह पर जहाँ पर ना सीवेज है, ड्रेनेज है, ना ही वहाँ पर पानी है, 10,000 रैगपिकर्स ऐसी जगह पर अपना गुजारा करते हैं। तो आप ज़रा बस एक बार सोच करके देखिए कि वो जगह कैसी होगी, कितनी ज़्यादा अंधकार से भरी वो जगह होगी। ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही वहाँ पर उनके पास पानी है, ना ही करने के लिए कोई काम है, तो इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदतर होगी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ये लोग करीब 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आकर के इनको कभी भी यहाँ से हटा सकती है, इनके पास कोई परमिट नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास इनके राशन कार्ड ज़रूर हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जिस वजह से ये जितने भी लोग हैं इनका वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाता है क्योंकि इनके पास राशन कार्ड है। एंड दैट इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और इस वजह से ये अनाज खरीद सकते हैं या खाने के लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सामान आता है वो खरीद सकते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। बच्चा पढ़ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो बेटा इसको ध्यान से समझ लो सब लोग। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि हमारे लिए खाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है वजह आइडेंटिटी की।
जान पहचान के। भाई आपकी जान पहचान बहुत है, लेकिन आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसी आइडेंटिटी का, ऐसी पहचान का कोई मतलब नहीं बनता। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered sarees. Tattered means torn, फटी हुई साड़ियाँ पहनी कुछ औरतें थीं। राइटर उनके पास गई। राइटर ने उनसे पूछा कि दीदी आप अपना बांग्लादेश क्यों छोड़ करके आ गई, आप वो जगह क्यों छोड़ करके आ गई। तो उन औरतों का क्या जवाब था राइटर के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर हम अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं भर पेट, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और बिना पेट दर्द के उनको सुला सकते हैं, सो सकते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे, ये सीमापुरी जैसी, जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम 2 वक्त का खाना तो है हमारे पास, देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, और हम उन फील्ड्स में रहना नहीं चाहेंगे जहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ये उन फील्ड्स को छोड़ करके, बांग्लादेश को छोड़ करके ये इंडिया शिफ्ट हो गए थे सब लोग। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, तो जब राइटर ने उनसे पूछा कि वो अपना घर क्यों छोड़ के आए, वो खूबसूरत, तब उनका ये जवाब था, Wherever they find food, they pitch their tents that become their transit homes. तो जहाँ कहीं पर भी इनको दिखता है कि यहाँ पे हमें खाना मिल सकता है, ये लोग वहीं पर अपने टेंट लगा लेते हैं, वहीं पर अपने टेंट्स पिचअप कर लेते हैं, और वहीं उनका टेम्पररी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उसी में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो बच्चे भी अपनी माता पिता के पार्टनर्स बन जाते हैं, इसी तरह सर्वाइव करते हैं, संघर्ष अपनी ज़िंदगी का उनका ऐसे ही चलता रहता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, और ये बोर्ड्स में बहुत बार आई है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का सिर्फ एक ही मतलब है, और वो है रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। ये रैक पिकिंग इतने सालों से चलती आई है। देखिए यही खूबसूरती है इस पूरी कहानी की। राइटर ने इन चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमको वो रैक पिकिंग उन्होंने कैसे शो की, एक आर्ट की तरह, इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस कहानी को लिखा है। क्या कहती हैं वो, कि रैक पिकिंग अब इन लोगों के लिए एक फाइन आर्ट बन चुकी है, एक कला बन चुकी है, कि रैक पिकिंग इतने क्या शो, यही बता रही है वो कि रैक पिकिंग वो लोग इतने अरसे से करे आ रहे हैं, इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं वो, कि अब उनके लिए वो कला हो गई है। वो कोई उनके लिए ऐसा कोई संघर्ष नहीं है या कोई लेबर नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो उनके लिए कला है। सो क्या कहती हैं वो, थ्रू द ईयर्स इट इज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। इतने सालों से जो चली आ रही है प्रथा, अब ये इनके लिए आर्ट बन चुकी है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज क्या है, गोल्ड का काम करती है। ऐसे सोना, जैसे कि उसके अंदर से उनको जाने क्या मिल जाए, और वो जो सामान वगैरह कलेक्ट करते हैं उसको जब सेल करते हैं, रैक पिकिंग का प्रोसेस जो है, सो वो उससे अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, तो ये उनके लिए डेली ब्रेड है, रोजी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर छत है ये रैक पिकिंग। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लीकिंग रूफ है, ज़रूरी थोड़ी रैक पिकिंग कोई जॉब थोड़ी है। लीकिंग रूफ है कि आज पैसे मिले हमें नहीं मिले अगले दिन, सो लीकिंग रूफ है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये रैक पिकिंग उससे भी ज़्यादा है, ये आर्ट से भी ज़्यादा है, सर्वाइवल से भी ज़्यादा है, और डेली ब्रेड से भी ज़्यादा है, ये हर एक चीज़ से ज़्यादा है। बच्चों के लिए ये एक गेम है, उनके लिए ये एक जादू का बॉक्स है, एक मैजिक का वो पिटारा है, कि उनको उसके अंदर वो उस गार्बेज डंप में हाथ डालेंगे तो उनको पता नहीं वो क्या ही हासिल कर लेंगे, उसके अंदर से क्या मिल जाएगा उनको। तो देखिए राइटर इसके बाद आगे क्या कहती है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। तो साहिब उनसे क्या कहता है कि दीदी मुझे कभी कभार 1 रुपया मिल जाता है इसमें, अरे कभी कभार तो 10 रुपये का नोट मिल जाता मुझे इसमें। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है उसके लिए। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. अगर आपको कूड़े के ढेर में
ऐसे पड़ी हुई कोई चीज़ ऐसी मिल जाती जो आपने सोची ना हो, तो आपको लगता है शायद वो चीज़ उसमें और हो, हमें और मिल सकती है, तो वही उनके साथ होता है। उनको लगता नहीं कि उसमें पैसे मिलेंगे, लेकिन उनको मिल जाते हैं, तो वो ढूंढते रहते हैं उसी चीज़ को। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि दिल में एक उम्मीद जग जाती है कि हमको अब और मिलेगा, हमको इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड था तो इसलिए हमको और मिल सकता है इसके अंदर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, कि इन पेरेंट्स के लिए जो मीनिंग है गार्बेज का, वो उन बच्चों के लिए नहीं है। फॉर द चाइल्ड इट इज रैप्ड इन वंडर, एक बच्चे के लिए ये एक वंडरफुल चीज़ है। इट इज रैप्ड, इट इज कवर्ड इन वंडर, सरप्राइज है कि उन्होंने गार्बेज डंप में हाथ डाला तो पता नहीं उनको क्या ही मिल जाएगा उसमें से। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये कोई जादू का पिटारा नहीं है, उनके लिए ये जीने का एक तरीका है, एक रास्ता है जिससे वो अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपनी स्टोरी के एंड में पहुंच रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट इंसिडेंट है इस साहिब की स्टोरी का। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक सर्दी की सुबह मैंने देखा साहिब खड़ा हुआ है एक फेंसिंग गेट पर, नेबरहुड क्लब, वहाँ पर एक नेबरहुड क्लब है पास में ही हमारे, वहाँ पर वो खड़ा है उस क्लब के गेट पर, फेंसिंग पर। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो वो देख रहा है दो बंदे हैं वहाँ, वो टेनिस खेल रहे हैं, उनको टेनिस खेलता हुआ वो देख रहा है। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो मुझसे आकर के बोलता है, बड़बड़ाता है, हम्स धीमी आवाज़ में बोलता है, आई लाइक द गेम, दीदी मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कंटेंट मीन सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाइड है, उसको अंदर नहीं जाना है उस गेम को खेलने के लिए, वो वहीं से दूर से देख करके सेटिस्फाइड है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, लेकिन वो मुझे बताता है कि दीदी मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो यहाँ पर गेट कीपर है वो मेरे को यहाँ पे जो झूले लगे हुए मुझे झूलने देते हैं, जब अंदर कोई गेम नहीं खेल रहा होता है तो मैं अंदर जाकर के झूले झूल के आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर डिस्कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो साहिब भी टेनिस शूज पहने हुए हैं, लेकिन उसके उस भद्दे उस गंदे से कपड़ों के ऊपर वो बड़े ही अजीब नजर आ रहे हैं। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation, तो उसने मुझे बताया, जब मैंने उसके शूज़ के बारे में पूछा कि बेटा ये कहाँ से मिले, तो उसने बताया कि दीदी मेरे को ये पड़े मिल गए थे ऐसे ही। The fact that they are discarded shoes, discarded means thrown, useless, रियलिटी में बात ये थी कि ये एक फेंके हुए जूते थे, of some rich boy, कोई था अमीर बच्चा, उसने फेंक दिए, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि इन शूज़ में एक जगह पर होल हो रहा था तो उसने उनको पहना नहीं, साहिब ने उठा लिया। Does not bother him, लेकिन साहिब को उस होल से कोई फर्क नहीं पड़ता। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी बेयरफुट ही, जिसने अपना पूरा बचपन ही बेयरफुट गुजारा है, उसके लिए शूज़ अगर मिल जाए तो क्या हुआ, उसमें होल है, शूज़ अगर उसको मिल जाए तो ये तो ऐसा है जैसे उसका सपना सच हो गया हो। But the game he is watching so intently is out of his reach. Intently means seriously, लेकिन वो गेम जिसको वो इतनी सीरियसली देख रहा है, it is out of his reach, वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है, वो उस गेम को नहीं खेल सकता अभी इस कंडीशन में तो नहीं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा और बहुत कुछ सीखना है हमको। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, एक वहाँ पर दुकान है छोटी सी, उसकी तरफ जा रहा है, दूध वगैरह की वो दुकान है मिल्क की। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की कैन है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस में ऐसे इशारा करते हुए कहा कि दीदी मैं उस दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं पर मंथ, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे अपना पूरा 3 टाइम का खाना देते हैं वो। ये तो बहुत ही बड़ा चेंज ओवर है उसके लिए, कि अभी तक वो इधर उधर भटकता था, यहाँ वहाँ इधर उधर 1 रुपया ढूंढ रहा है, कभी 10 रुपये उसको मिल रहे हैं, अब उसको पर मंथ 800 रुपये मिल रहे हैं,
और उसको अपना पूरा दिन भर का खाना मिल रहा है। सो इससे बड़ा तो कोई बदलाव हम कह ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छा बदलाव था हमारी नज़र से। लेकिन डज ही लाइक दैट जॉब, आई आस्क। लेकिन राइटर ने उससे पूछा कि साहिब तुमको ये जॉब पसंद है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। लेकिन अब उसके चेहरे पर वो केयरफ्री लुक नहीं है, वो आज़ादी की चमक नहीं है उसके चेहरे पर। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो रैक पैकिंग करते हुए जब वो प्लास्टिक बैग अपने ऊपर ले जाता था टांग करके, जो कि उसके साइज से, उसकी हाइट से बड़ा होता था, वो उसको बड़ा ही हल्का लगता था, लाइट उसको महसूस होता था। और जब वो छोटी सी स्टील कैन पकड़े हुए तो वो स्टील कैन उसको भारी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए राइटर कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो वो प्लास्टिक बैग था, वो प्लास्टिक बैग उसको हल्का लगता था, लेकिन ये स्टील कैन उसको भारी लग रही है, जबकि उनके साइज में कितना डिफरेंस है। द बैग वॉज हिज। लेकिन बात क्या है बच्चों, वो बैग जो था वो साहिब का था, वो उसका खुद का अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वो छोटी सी कैन किसकी है? उस टी स्टॉल पर जो उसका ओनर है उसकी। सो यहाँ पर समझिए इस बात को, जो स्टील कैन है वो किसके डिस्क्राइब कर रही है? वो डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को। और जो प्लास्टिक बैग है वो किसको शो कर रहा है? उसकी आज़ादी, उसके इंडिपेंडेंस को। अभी तक भले ही वो कितना ही भारी बैग क्यों ना हो, लेकिन वो उसको यूं ही उठा के ले जाता था क्योंकि वो उसका खुद का था, उसको वो काम करने में अच्छा लगता था। वो स्टील कैन कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो उसको भारी लगती है क्योंकि वो उसकी उस आज़ादी के बीच में आ गई और वो उसके लिए बर्डन है, चाइल्ड लेबर है, जो उसको काम करना पड़ रहा है वहाँ पर जा कर के उस दुकान पर। और उसके पास सामने कोई और रास्ता नहीं है कि वो उस किसी और रास्ते पर जा सके या अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सके। बस यही एक रास्ता है और वही उसने अपनाया। एंड देन द लास्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा, अब साहिब खुद का खुद नहीं रहा, अब वो किसी और का हो गया। अब वो उस टी स्टॉल पर काम कर रहा है, अब वो उसी के अंदर में एक सर्वेंट हो गया। सो उसकी जो स्प्रिंग थी वो खो गई, लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है। सो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अभी तक हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग लेक्चर जब अटेंड करेंगे तो हम लोग उसमें अपना लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। मुकेश की स्टोरी, फिरोजाबाद की जो स्टोरी है, हम उसको पढ़ेंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं मैंने आपको समझाए हैं। बोर्ड्स में जो लाइंस आती हैं, लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इसलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए और बेफिक्र होकर आप इन्हीं वीडियोस से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई गारंटीड मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे आपके। तो तब तक के लिए, जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, ख्याल रखिए अपना और लॉकडाउन के रूल्स का फॉलो करते रहिए। टेक केयर।